का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने सेंट्रल बैंक के बारे में हमने कहा था कि डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। और प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि जो कमर्शियल बैंक है वो किस प्रकार से मनी का क्रिएशन करते हैं और कमर्शियल बैंक होता क्या है, ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे इसमें सेंट्रल बैंक के बारे में कि सेंट्रल बैंक होता क्या है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। पेपर में हमारे क्लास 12 में सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, इनमें से या तो किसी एक को स्पेसिफाई करके एक्सप्लेन करवा देता है 3 मार्क्स में, अदरवाइज फंक्शंस को करेगा तो आप किसी 5 को या फिर 4 को अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आइए हम अब डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं सेंट्रल बैंक के बारे में कि सेंट्रल बैंक है वो होता क्या है। देखिए, सेंट्रल बैंक को एक बैंक कहा गया है जिसको बोला जाता है एपेक्स बैंक, ठीक है ना। ये एक शब्द उपयोग किया गया है यहाँ पे, एपेक्स बैंक। ऐसा ही एपेक्स का मतलब क्या होता है, देखिए एपेक्स का मतलब होता है एक बड़े स्तर का, जो सब बैंकों का बैंक कहलाता है उसको एपेक्स बैंक कहा जाता है, उसी को क्या क्या है, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक में आप कंफ्यूज मत होना कि सेंट्रल बैंक अलग है आरबीआई अलग है, दोनों ही सेम है, ये आरबीआई ही है, ठीक है ना। आरबीआई को ही क्या बोला जाता है, सेंट्रल बैंक बोला जाता है। तो सेंट्रल बैंक क्या है, एक एपेक्स बैंक है। सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक, ठीक है ना। और एपेक्स बैंक होने के साथ साथ विच इज कंट्रोल ऑल ओवर द बैंकिंग सिस्टम, जो सभी प्रकार के जो जितने भी बैंकिंग सिस्टम है ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी, कैसे देखिए वर्ल्ड की बात नहीं करूंगा क्योंकि वर्ल्ड में अपने तरीके से हर एक का एक सेंट्रल बैंक अपना होता है। जैसे यूएसए का कहा जाए तो उसका फेडरल बैंक अलग होता है, हमारे यहाँ का जो बैंक इंडिया का वो क्या है, सेंट्रल बैंक कहलाता है। तो सेंट्रल बैंक हमारे यहाँ के जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं उन सबको क्या करता है, नियंत्रित करता है, मींस कंट्रोल करके रखता है, ठीक है ना। तो वो सेंट्रल बैंक का काम होता है। सेंट्रल बैंक हमारी इकोनॉमी में की स्टेबिलिटी क्रिएट करके रखता है, ठीक है। स्टेबिलिटी मींस कह सकते हैं कि इकोनॉमी में ना तो पैसे को ज्यादा आने देता है, मींस सप्लाई ऑफ मनी को ऑल ओवर द कंट्रोल किया जाता है। वो किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। जब हमने सप्लाई ऑफ मनी पढ़ा था मनी वाले चैप्टर में, आपको पता होगा मनी वाले चैप्टर में जब हमने सप्लाई ऑफ मनी पढ़ा था तो वहां हमने पढ़ा था ना कि सप्लाई ऑफ मनी है, कंट्रोल कौन करता है उसको, आरबीआई ही करता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक उसको कंट्रोल करके रखता है, ठीक है ना। तो ये तो हुआ हमारी बात हुई सेंट्रल बैंक की। सेंट्रल बैंक एक एपेक्स बैंक है जो कि ऑल ओवर द बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है और इकोनॉमी में हमारी क्या करके रखता है, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाता है। हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एस्टेब्लिशमेंट करने में सेंट्रल बैंक प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो ये तो बात हुई सेंट्रल बैंक की। अब हम चलते हैं इसके फंक्शंस के बारे में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एक करके हम समझते हैं अच्छे से। देखिए फंक्शन ऑफ आरबीआई में सबसे पहला आता है हमारा बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। जो सेंट्रल बैंक होता है सिर्फ उसी के पास क्या होता है, अथॉरिटी होती है किसकी, बैंक में जो नोट्स होते हैं उसको इशू करने की। समझ में आ रहा है आपको कि जो सेंट्रल बैंक है सिर्फ वही नोट को छाप सकता है, दूसरा कोई भी नोट नहीं छाप सकता। यदि छापेगा तो वो क्या है, इलीगल है, इलीगल वर्क कहलाएगा वो, ठीक है। क्योंकि ऑथेंटिकेशन किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, हमारे पास आरबीआई के पास ही है, ठीक है ना। और इसका कोई भी कह सकते हैं हम डुप्लीकेट, इसका रोल वो कह सकते हैं डुप्लीकेट कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि ये अथॉरिटी है ही नहीं किसी के पास, तो ये सिर्फ उसी के पास है, ठीक है ना। देखिए हर चीज की अथॉरिटी हर एक के पास नहीं होती है, सबके जो काम है वो बटे हुए हैं। जैसे आरबीआई है, क्या आरबीआई का किसी कोर्ट के केसेस को क्या हैंडल कर लेगी, नहीं। हाई कोर्ट का काम हाई कोर्ट का होता है, सुप्रीम कोर्ट का काम सुप्रीम कोर्ट का होता है, नीति आयोग का काम नीति आयोग का होता है। तो जो डिवाइडेशन ऑफ कैटेगरी है, जो वर्क है हर एक के अलग अलग तरीके से बटे हुए हैं, ठीक है ना। तो वही जो बैंक है, जो आरबीआई का काम है, आरबीआई का मेन एक काम है, जैसे टीचर का काम क्या, टीचर का काम है पढ़ाना, स्टूडेंट्स को हैंडल करना, ये वेरियस टर्म्स के उनके काम होते हैं। प्रिंसिपल सर का काम क्या होता है स्कूल में। देखिए छोटे लेवल पर हम डेली जो बेसिस पे जो देखते हैं वहां से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ रियल लाइफ से, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो एक स्कूल में प्रिंसिपल सर का काम क्या होता है, जितने भी टीचर्स होते हैं उनको डायरेक्ट करना, उनको एक अच्छे से बताना कि काम कैसे होगा, क्या होना चाहिए, क्या सिलेबस है, मतलब हर एक तरीके से कैटेगराइजेशन किया गया है। तो सेम एज है हमारा आरबीआई का काम कि आरबीआई भी यही करती है कि जो उसके पास जो उसके जो कैटेगराइजेशन है वो मनी है, मनी का इशूइंग करने का राइट इसके पास होता है। इसके अलावा कोई भी और नोट नहीं छाप सकता, ठीक है ना। आगे ये तो समझ में आ गया। आगे हमारा बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। जो आरबीआई होता है वो बैंक गवर्नमेंट का बैंक होता है। गवर्नमेंट का बैंक कैसे,
गवर्नमेंट एक सरकारी बैंक है, अब ये नहीं कह सकते कि सरकारी बैंक, सरकारों का बैंक होता है। कैसे सरकारों का बैंक होता है? जो आरबीआई है मीन जो बैंक है वो गवर्नमेंट के सभी प्रकार के जो अकाउंट्स होते हैं उनको हैंडल करके रखते हैं, एक एजेंट के रूप में काम करते हैं। अब याद रखना कि जो बैंकर्स हैं, बैंक है वो गवर्नमेंट के लिए एक एजेंट के रूप में काम करता है। एजेंट का काम क्या होता है? बताना या फिर ब्रोकरेज का काम करना, वही तो ये भी करता है। बैंक क्या करते हैं? सेंट्रल बैंक को ना लीजिए, कमर्शियल बैंक को लीजिए, कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? सप्लाई ऑफ मनी के लिए ही तो वर्क करते हैं, तो वही उसका काम होता है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट है उसको ये हैंडल करके रखते हैं, और जितने भी टाइम टू टाइम जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं उसको क्या करते हैं? सप्लाई करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। गवर्नमेंट को जितनी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है इकोनॉमी से रिलेटेड, और कह सकते हैं जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड, सप्लाई ऑफ मनी में कोई प्रकार की इशू होती वो सीधे बैंकर आरबीआई से कंट्रोल करके रखता है, आरबीआई से उसका सीधा संपर्क, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। तो ये तो हुआ हमारा गवर्नमेंट के लिए बैंकर, क्योंकि जो बैंक है वो गवर्नमेंट के अकाउंट को हैंडल करके रखते हैं, प्ले एंड एजेंट रोल, एजेंट का रोल प्ले करती है। वही आता है हमारा बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। बैंकर्स बैंक बैंकों का बैंक भी है और सुपरवाइजरी रोल भी निभाता है। बैंकर्स का बैंकों का बैंक कैसे है? मैंने बताया ना, बैंक के ऊपर भी बैंक काम करता है। जैसे मैंने कहा ये है हमारा कमर्शियल बैंक, ठीक है, और ये है हमारा आरबीआई, ठीक है, ये है हमारा आरबीआई। तो आरबीआई है, इसको पूरी तरीके से क्या कर रखता है? हमारा कंट्रोल करके रखता है। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी जो इसके आगे क्रिएट होती है वो आरबीआई से सीधा संपर्क करके रखता है, ये इसको नियंत्रण करके रखता है, ठीक है ना। इसलिए कहा गया इसको क्या? बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक होता है, ठीक है ना। यदि आरबीआई है टाइम टू टाइम उनको क्या करती है? ऑफर्स करती है, लोन को भी करती है, और कमर्शियल बैंक को किसी प्रकार का इशू क्रिएट होता है तो वो रिसॉल्व करवा लेती है, किससे? आरबीआई से। और टाइम टू टाइम जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो इन दोनों के बीच में होता रहता है, और बैंकों का बैंक इसलिए इसको कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये इनको नियंत्रित करती है हर एक तरीके से। इनको ना लॉस होने देती है, ना ज्यादा ये लोग अपने मन की कर सकते हैं, ये नहीं है ये अपनी ओनरशिप कर रहे हैं तो अपनी ओनरशिप भी नहीं करने देते, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का बैंक है, इसको एक सही तरीके से, जिसमें सोशल वेलफेयर भी हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, दोनों के हित के बारे में ही, दोनों के वेलफेयर के बारे में ही सोचा जाता है, वेलफेयर भी और एज वेल एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को लेकर के। और सुपरवाइजरी रोल का कहने का मतलब है कमर्शियल बैंक किसी प्रकार का जो कंप्लेंट्स जो होता है वो आरबीआई के थ्रू वो सॉल्व कराता है। मैंने बताया था एसएलआर सीआरआर, यदि इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन है कि यदि ज्यादा है कि ज्यादा कम है तो वो आरबीआई रिसॉल्व करवाता है, इसका कहा गया है सुपरवाइजरी रोल, ठीक है ना। सुपरवाइजर आपने नाम सुना होगा। आगे लेंडर एंड लास्ट रिजॉर्ट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यहां से क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। यहां से समझते हैं लेंडर एंड लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर का मतलब होता है पैसा रखने वाला, लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट मतलब समझो अंतिम, और रिजॉर्ट का मतलब यहाँ पे कहते हैं ऋणदाता, ठीक है। अब समझते हैं कि लेंडर एंड लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है कि कमर्शियल बैंक एनी टाइम, देखिए कह सकते हैं कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा है, तो ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट कभी कभी हो जाती है कि कमर्शियल बैंक को नीड होती है किसकी? पैसे की। बोरोवर्स उसके इतने आ जाते हैं कि उनको क्या करना पड़ता है? उनको पैसे उनको देने पड़ जाते हैं, एज अ लोन बोल सकते हैं, व्हाटएवर, जैसे भी तरीके से उसको अपना पैसा है वो देना पड़ सकता है, तो शॉर्टेज ऑफ मनी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसी बात नहीं है कि जो बड़े आदमी उनके पास शॉर्टेज ऑफ मनी नहीं होती, शॉर्टेज ऑफ मनी सबके पास हो जाता है। तो इन अ केस कमर्शियल बैंक फेसिंग अ शॉर्टेज ऑफ मनी, ठीक है। तो शॉर्टेज ऑफ मनी की जब ये फेस करता है तो ये वेरियस टाइप्स की, देखिए कहीं ना कहीं से हर एक की इनकम की सोर्स होती है। तो ये बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं, वहां से कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं कि जो पैसा है वो कहां से इनके पास फ्लो हो जाए, ठीक है। बट यदि कमर्शियल बैंक सब तरीके से सोर्स से अपना फेल हो जाती है पैसे लाने के लिए पब्लिक के लिए, तो वो क्या करती है? सीधे उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, देयर इज नो ऑप्शन कमर्शियल बैंक के पास, वी कैन से दैट नो एनी अदर ऑप्शन फॉर सोर्सेज ऑफ मनी बाय द कमर्शियल बैंक, सो दे कॉल इट आरबीआई, से सीधे आरबीआई से यह संपर्क करती है, ठीक है। तो आरबीआई इसके लिए क्या है? लास्ट ऑप्शन है, इसी को बोला गया है लेंडर एंड लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट रिजॉर्ट का मतलब जब कमर्शियल बैंक फेल हो जाती है हर तरीके से कि जहां से पैसा नहीं आ सकता, तो वो सीधे आरबीआई को लास्ट कांटेक्ट करती है,
ठीक है। अब जैसे स्कूल में क्या हुआ था, हमने कोई उधमबाजी कर दी, उधमबाजी हमने किया, अब टीचर तक बात पहुंची, टीचर ने क्या किया, बच्चे को बुलाया क्लास में, पहले तो मैटर क्लास में सॉल्व होता है भाई, क्लास में सॉल्व हुआ, 2 थप्पड़ मार के दी, सॉल्यूशन हो चुका था तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्या किया जाता है, बाहर मुर्गा बना दिया जाता है, वो भी नहीं हो पाया, अब क्या किया जाता है, बात प्रिंसिपल सर तक पहुंच गई। अब प्रिंसिपल सर सब जो डरते हैं, अब प्रिंसिपल सर तक बात पहुंची, अब प्रिंसिपल सर यदि मैटर स्कूल तक सॉल्व हो सकता था तो सॉल्व कर लिया, अब प्रिंसिपल सर भी परेशान, टीचर भी परेशान, जब मामला सॉल्व नहीं हो पाता है तो किसके पास जाते हैं, पेरेंट्स के पास। तो वही हमारा है लास्ट रिजॉर्ट, हो सकता है तब तक तो करेंगे, नहीं हो पाया तो हम लोग किसको कॉल करते हैं, सीधे आरबीआई। समझ में आया, ठीक है। तो लेंडर एंड लास्ट रिजॉर्ट। अब आता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखिए कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का कहने का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व हम बना करके रखते हैं, वहां पे भी आरबीआई है वो क्या करती है, पैसे को बैलेंस सस्टेनेबिलिटी नहीं बोलेंगे, स्टेबिलिटी बनाने में मदद करती है, ठीक है ना। फॉरेन एक्सचेंज में कि जो रेट है ना तो इन्फ्लेशन की तरफ चला जाए ना डिफ्लेशन की तरफ चला जाए, ना शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो जाए, ठीक है। तो उसका जो फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट होता है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है हमारी, ठीक है ना। तो ये तो वो फॉरेन एक्सचेंज, तो फॉरेन एक्सचेंज में जो रेट डिसाइड किया जाता है वहां पर भी ये आरबीआई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके देता है। तो ये समझ में आया आपको कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आगे क्लियरिंग हाउस फंक्शन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा कि इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक मोहन है, ठीक है, मोहन के पास 2 चेक हैं, ठीक है, एक ए है और एक बी है। देखिए ए है, मान लेते हैं ए है, एक चेक है, ये चेक है, एक ए चेक है एक बी चेक है। ए है वो तो है एसबीआई का और एक है वो है हमारा पंजाब नेशनल बैंक का, पीएनबी बोल सकते हैं, ठीक है ना, एक पंजाब नेशनल बैंक है। दोनों के चेक हैं, दोनों के पास मतलब ए के पास ये वाला है और बी ये वाला है, और इन केस जो पंजाब नेशनल बैंक है वो बंद है, ठीक है, और उसको इमीडिएट इन दोनों से पैसा निकालना है, तो वो क्या कर सकता है, इन दोनों चेकों को एक ही जगह पर क्या कर सकता है, उसको डिस्काउंटेड करवा सकता है, वहां से दे सकता है पैसे, ये क्लियरिंग हाउस फंक्शन देता है। अदरवाइज एक एग्जांपल और लीजिए, कोई ए व्यक्ति है, उसके पास बी जो बैंक है उसका चेक है, और जो बी व्यक्ति है उसके पास ए बैंक का चेक है, तो दोनों ही एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। दो क्योंकि ऐसा क्यों हो सकता है, अब ये एसबीआई ये पीएनबी का चेक लेकर के क्या करेंगे, भाई बात ऐसी है कि इन सब का पैसा जाना कहाँ है, भाई ये जो कमर्शियल बैंक, ये कमर्शियल बैंक से ही तो सॉल्यूशन कराएंगे, तो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक का खाता कहाँ है, कमर्शियल बैंक का आरबीआई में है, और एसबीआई और पीएनबी में ये क्या है, कमर्शियल बैंक है, इन दोनों का खाता भी कहाँ है, आरबीआई में ही है। देखिए मैं कह रहा हूं कि जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं उन सब का खाता कहाँ है, आरबीआई के पास। इनका चेक इसके पास चला जाए, इसका इसी के पास चला जाए, ये जाना कहाँ है, जाना तो आरबीआई के पास ही है। तो यहाँ से तो बात करें तो यही क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्रिएट करके देता है कि कोई भी चेक हो वो क्लियर हो सकता है एनी बैंक में, किसी भी बैंक में आप उसको क्लियर करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्लियरिंग हाउस फंक्शन, याद रख समझ में आया। देन लास्ट आता है हमारा कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का क्या कहने का मतलब है, कंट्रोल का मतलब आपको समझ में आ रहा है, नियंत्रण करना, क्रेडिट का मतलब होता है उधार, उधार को नियंत्रित करना, ये आरबीआई का काम हो जाता है। देखिए काम को कमर्शियल बैंक करती है, बट आदेश किसका आता है, आदेश के साथ ऑर्डर आता है हमारा किसके, आरबीआई से, क्योंकि आरबीआई टाइम टू टाइम इनको चेक करती रहती है कि किस प्रकार से मतलब कितना जो पैसा है वो सप्लाई ऑफ मनी है वो इकोनॉमी में फ्लो हो चुका है, कितना करना बाकी है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन चल रही है कि डिफ्लेशन का सिचुएशन चल रहा है, इन दोनों ही तीनों ही जितने भी सिचुएशन होते हैं इकोनॉमी के लिए वेलफेयर क्या है, कह सकते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, उन सबके बारे में डायरेक्टिव करके और सोच करके जो चलता है वो आरबीआई चलता है। तो ये टाइम टू टाइम ये क्या करता है, इनके पास कमर्शियल बैंक के पास इंफॉर्मेशन फ्लो करता है कि जो मनी है उसको भाई कंट्रोल करिए क्योंकि इकोनॉमी में पैसा ज्यादा जा चुका है, तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ सकती है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि पैसा चला ही जाएगा हम तभी सिचुएशन कंट्रोल करेंगे, सिचुएशन कंट्रोल तब किया जाता है जब पहले से ही स्थिति परिस्थिति पता होती है, ठीक है ना। यदि हमको पता है कि आने वाले समय में ये करेंगे हम तो ये हो सकता है, ठीक है ना। भाई हमसे भी यही होता है कि यदि हम स्कूल में काम करके नहीं जाएंगे तो हमें पता है पीटेगा, हम तो फिर भी इतने नालायक थे फिर भी नहीं करके ले जाते थे,
ठीक है। लेकिन काम ये है कि यदि हम काम नहीं करके ले आते हैं तो वो काम हमको करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि इससे ये है। ठीक है, अब हमको पता है ना कि भाई ये रास्ता खराब है तो जाएंगे तो गिर जाएंगे, या फिर हमारी ये चोट लग जाएगी, तो वो रास्ते से हम जाएंगे क्यों, तो दूसरा रास्ता अपनाएंगे। तो वही करती है आरबीआई, जो उसको राइट वे अच्छा जो रास्ता लगता है वो सक्सेसिव वे अपनाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे जो फंक्शंस होते हैं आरबीआई के 6 फंक्शंस हैं, सॉरी 7 फंक्शंस हैं, सभी मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इसकी पूरी की पीडीएफ अच्छे तरीके से विद एक्सप्लेनेशन जो हमारे नोट्स हैं वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे, आप वहां से ले लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।